हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो ईपीएफओ एसएसए का आपको ये तो पता होगा कि एग्जाम कैसा है, क्या होगा, ये सबने देख लिया होगा नोटिफिकेशन के बाद। अभी मुश्किल से आपके पास हार्डली 1-1.5 महीने का टाइम बचा हुआ है। अभी एग्जाम डेट तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आपको जुलाई एंड में ही अब एग्जाम देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे थे पहले कि जून में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ये सब चीजें नहीं हुई। ठीक है, अब क्या होता है कि एनटीए ही विश्व भारती का जो अब एग्जाम है 19 आप देख रहे 29 को, तो वो एक एग्जाम होगा। उसके बाद एक और एग्जाम यहाँ पे किसके शुरू हो जाएंगे, इग्नू के शुरू हो जाएंगे। उसके बाद वो एग्जाम करवाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि अब आपका जुलाई के लास्ट तक ही इसको एग्जाम देखने को मिल सकता है। अब 1 महीना है आपके पास, इस 1 महीने में अब आप क्या करोगे। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा एग्जाम पैटर्न है ना, क्योंकि इस बार सिंगल एग्जाम है, इसके बाद आपकी सिर्फ टाइपिंग है, और इसी के आधार पर जो ये 600 नंबर का है, इसी के आधार पर आपकी क्या लगनी है, मार्कशीट। एक तरीके से आप मैं बोल सकता हूँ मेरिट लगनी है कि आपके इसके आधार पर ही आपकी नौकरी लगेगी। ऐसे ऐसे की जॉब बहुत अच्छी होती है, पहली बात तो बहुत अच्छी होती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऐसी जॉब है कि यहाँ पे आपको आराम भी मिलेगा, ज्यादा वर्कलोड है नहीं। ओके, एपीएफओ का काम है, वर्किंग आवर्स में आपको काम करना है, सैटरडे संडे कोई इसमें एक तरीके से ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे संडे में बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे ना अब हम बात करेंगे कि कितना स्कोर आप कर सकते हो, स्कोर कितना हो सकता है एक इंसान से। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे सर मैं 600 में से 500 ले आऊंगा। अब 500 लाने वाले बच्चे भी हैं हमारे पास, 550 लाने वाले बच्चे भी है कई, और कुछ बच्चे तो 570 भी ला सकते हैं। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की, उन नॉर्मल चीजों की जहां पे बच्चे स्कोर करते हैं। 99% बच्चे कौन होते हैं, जो नॉर्मल पढ़ने वाले होते हैं। 1% बच्चा बहुत तेज होता है भाई, उसके लिए ये पेपर कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर 10 लाख लोगों ने इसका एग्जाम भी दिया, 10 लाख में से 7-8 लाख, मतलब एग्जाम देने की बात कर रहा हूं मैं, 12 तो 20-25 लाख, 13 लाख मैंने लास्ट देखा था, 13 लाख उस टाइम फॉर्म फिल हो चुके थे। उसके बाद और बड़े होंगे, उसके बाद वो अभी रिजेक्ट भी करेंगे। तो ये देखना कि जो ये 10 लाख लोग अगर इसका एग्जाम देते भी हैं, 10 लाख में से 7 से 8 लाख लोग कौन होते हैं, वो होते हैं नॉर्मल लोग, जो कि नॉर्मल पढ़ने वाले होते हैं, जिनका जो माइंड का जो आईक्यू होता है वो नॉर्मल होता है, जैसा मेरा है, आपका है, सभी का। बाकी यहाँ पे आपको 1 लाख लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़ने में अच्छे हैं, और ये आपको कुछ आपको 1000 लोग मिलेंगे जो पढ़ने में बहुत ही तेज हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये मत समझना कि बहुत तेज है पढ़ाई में तो वो बन जाएगा। अगर सारे 99% वाले आईएएस बनते तो आज की डेट में आपको पता है ना 45% वाला भी आईएएस बनता है, 40-50% वाला भी, 99% वाला भी इंटरव्यू फेल आता है, 99% वाला भी प्री फेल हो जाता है। तो कभी तो ये मान के मत चलना कि मैं परसेंटेज से कभी अपने आप को जज नहीं करना, और दूसरे से पहली बात तो खास करके कि यार उसका तो 99% है, मेरी 50% थी, मैं इससे क्या ही बीट करूंगा। नहीं होता ऐसा। किसी की एनालॉजी, किसी का जो माइंड का वो होता है ना कैपेसिटी, वो उसके परसेंट के हिसाब से नहीं होता। मान लो मेरे पढ़ाई में अगर मैथ्स में अच्छा हो तो क्या गारंटी है कि मैं रीजनिंग में अच्छा हूँ, इसकी क्या गारंटी है कि मेरे को मैं जीके में अच्छा हूँ। अब मान लीजिए मेरे 99% आए थे 10th में, 12th में भी 99% आए थे। अब इस बात की ये क्या गारंटी है कि मेरा यहाँ पे कंप्यूटर अच्छा होगा, मेरा यहाँ पे इंग्लिश अच्छा होगा, ठीक है, मेरा यहाँ पे जीके अच्छा होगा। मान लो मेरे 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, एक ना एक में तो मैं भी कमजोर होऊंगा ना। तो पेपर का एस्टेब्लिशमेंट ही इसी हिसाब से होती है कि हर वो बच्चा जो पढ़ाई में नॉर्मल है वो बच्चा भी पेपर दे पाए, उसको ये ना लगे कि भाई मेरे हिसाब से पेपर नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर पेपर आता तो सिर्फ आपको देखने को मिलता है एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे आप समझना। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते कि एक नॉर्मल बच्चा कितना स्कोर कर सकता है। एक जनरल बच्चे को पढ़ाई के बाद, पढ़ाई तो कर लिया, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा मुंह उठाया और पेपर देने चले गए, कितने आएंगे फिर, 200 भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली अगर आपने 2-3 महीने की अच्छी पढ़ाई करी है, उसके पहले भी बच्चे पढ़ाई किसी और चीज में तो लगे ही होंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। अब बच्चे ने पढ़ाई करी है तो देखो मैं जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग मानता हूँ, रीजनिंग हमेशा क्या होती है, स्कोरिंग होती है। तो रीजनिंग में आपने कम से कम आपने 20 से 22 तो सही करने ही होंगे। ये आपका जनरल नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है। जीके जीएस एक बहुत बड़ा समंदर है, कितना पढ़ लोगे आप हिस्ट्री में एशियंट मेडिवल मॉडर्न पढ़ लोगे, आप ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लोगे, आप इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ लोगे, इसके बाद आप स्पोर्ट्स पढ़ लोगे, इसके बाद मिसलेनियस पढ़ लोगे, डिफेंस पढ़ लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ लोगे, इंडियन पॉलिटी या फिर वर्ल्ड पॉलिटी पढ़ लोगे, करंट अफेयर पढ़ लोगे, फिर करंट अफेयर में भी नेशनल पढ़ोगे, इंटरनेशनल पढ़ोगे।
आप एसएसटी पढ़ लोगे, आपके सिविक्स पढ़ लोगे, कितने सब्जेक्ट होते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका स्कोर 20 तो होना ही चाहिए। 30 मतलब मैं बहुत नॉर्मल बता रहा हूँ कि आप 20 का स्कोर कर लेना, नहीं तो 15 से 20 के अंदर ही बच्चे इसमें सिमट जाते हैं। ओके, जिसकी अच्छी होगी वो अच्छे से मार लेगा, 30 के में से 30 तो हर जगह मुश्किल होता है। क्वांट में ये भी स्कोरिंग होता है, तो आप ये मान के चलो कि आपने 22 से 25 तो यहाँ पे स्कोर करना है। 22 से 25 तो आपने यहाँ पे 22 तो आपने स्कोर करना है। इंग्लिश ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा मेहनत भी लगेगी, तो आपने कोशिश करनी है कि 35 से 40 आपने यहाँ पे इसको स्कोर करना है। कंप्यूटर लिटरेसी में आपने कम से कम 8 नंबर खींचने, बहुत सिंपल आएगा। अब कर लो प्लस, मैंने पहले वाले में हम सबकी आगे वाली लेंगे, ठीक है, उसके बाद सबका पीछे वाला लेंगे। यानी कि मैं आपको एक बता देता हूं, ये कौन सी है, मिनिमम और यहाँ पे मैक्सिमम। 20 प्लस 15 कितना हो गया, 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 22 35 प्लस 22, तो यहाँ पे 57 प्लस 35 कितना हो गया, 92 प्लस 8 यानी कि 100। तो मिनिमम आपके यहाँ पे कितने होने चाहिए, 100 तो होने ही चाहिए। और यहाँ पे आपको पता है एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 400 मार्क्स हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम की। मैक्सिमम में कितने बढ़ जाएंगे यहाँ पे 400 में से, 2 नंबर ये बढ़ गए, 5 7, 3 ये 8, 5 ये 9 10 13, तो 13 नंबर और बढ़ा दो, 13 4 जा 52, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कंप्लीट ये, तो यहाँ पे 452 आपके मैक्सिमम। ये तो वो है जो कि एक नॉर्मल बच्चा पढ़ाई के बाद ला सकता है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप पढ़ाई भी नहीं करोगे, पढ़ाई तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम यहाँ पे आपको करनी ही पड़ेगी। 4 नंबर का है, और ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको 1 नंबर की देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 नंबर कट जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। 2.5 घंटे दिए हैं, मेरे हिसाब से काफी है कि ये जो आपको 1.5 घंटे ये है ना आपका टाइम, कहाँ बचाना, टाइम यहाँ बचाना इसको। ये जो 50 नंबर का है इसको आपने करना है कम से कम 30 मिनट में, यहाँ से आपके 20 मिनट बचेंगे, उस 20 मिनट को स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट में लगाना है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये आपका क्या है, टाइम यहाँ पर नहीं। जीके क्या होता है, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, सॉल्व वाली तो चीज है नहीं कि सॉल्व करने से आ जाएगा। तो ये आपको मिनिमम यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगाने। यहां से जो टाइम बचेगा आपका 20 मिनट समथिंग, उसको 10 मिनट यहाँ पे देना, 10 मिनट क्वांट में देना, क्योंकि यार क्वांट और रीजनिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा क्वांट और रीजनिंग में खींच सकता है इंसान, क्योंकि इसके आंसर श्योर होते हैं। इसमें इंसान जो आंसर लेके आता है वो श्योर होता है। जीके में ना इतने बार ऐसा होता है कि आपने तो आंसर टिक कर दिया, हम घर आके देखते हैं यार वो तो गलत है, लेकिन वहां पे आपको लग रहा था कि यार वो तो बिल्कुल ठीक है। घर आने के बाद भी लग रहा था कि ये सही होगा, लेकिन जब आप आंसर के देखते हो तो पता चलता है भाई यार ये तो आंसर नहीं है, आंसर तो इस वे में पूछा गया था। ये चीजें जीके में बहुत होती है। तो इसीलिए रीजनिंग और क्वांट में कोशिश करनी है कि आपने मैक्सिमम नंबर लेके आने। कंप्यूटर तो आपका स्कोरिंग है, इंग्लिश में तो आप कोशिश करो कि भाई कम से कम जितना भी आप खींच सकते हो। मैंने 35 लिखा हुआ है, 35 से 40, 50 क्वेश्चन में आपने 45 अगर खींचते हो भाई आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 452 आ रहे हैं मैक्सिमम मेरे हिसाब से, तो 452 52 फ्रॉम 600 इज अ गुड स्कोर। मिनिमम भी मैंने बता दिया, मिनिमम मैंने आपको 400 बताया, मैक्सिमम मैंने आपको 452 बताया। तो इतना एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जो पढ़ रहा है उसके लिए इतना वो नंबर लेके आएगा। अब मेरिट हाई जाती है लो जाती है ये उसको डिपेंड करना है, लेकिन इतना तो आपने करना चाहिए। देखो इससे कम तो नहीं जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि सर 400 जाएगी, खुद भी सोचो एक बार, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है आज के डेट में कि इसका मतलब आप सोच सकते हो एक वैकेंसी के लिए हजारों लोग फॉर्म भर रहे हैं, एक से एक पढ़े लिखे लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो अब आप सोच लो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। तो पेपर का लेवल तो छोड़ो, बच्चों का जो वो है फॉर्म भरने का, मेहनत करने का लेवल बहुत हाई हो गया। अब आप नीट का रिजल्ट देख लो, बच्चे फुल में से फुल आ रहे हैं सब्जेक्ट में। इतना हार्ड पेपर होता है नीट का, वर्ल्ड लेवल में गिना जाता है उसके पेपर को, लेकिन बच्चे उसमें फुल में से फुल ला रहे हैं। कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, आप खुद सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान देना कि बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा भयावह है। मेहनत दिन रात करनी पड़ेगी, तब इतने नंबर तो लाना ही पड़ेगा। इससे कम आ रहे तो तैयारी मत करना, छोड़ देना।
लेकिन इतना तो आपको लाना पड़ेगा, ये आपको यहाँ पे मानना है। इसीलिए मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि 300 में हो जाएगा, 200 में हो जाएगा, 350 में हो जाएगा, नहीं, भले हो जाए मेरिट 300 चल जाए, लेकिन आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा। पढ़ने वाले बच्चे की एक ये पहचान है, ठीक है। तो चलो इतना स्कोर कर लोगे, मेरे हिसाब से आप सही स्कोर में हो, और इतना करना ही चाहिए एक पढ़ने वाले बच्चे को, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से एक एनालिसिस आप सभी के लिए, ओके। अब सिलेबस से रिलेटेड सब वीडियोस आपके पास आ चुकी हैं, पेपर भी जब होगा उससे पहले भी हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।